स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम डेट अभी पास में नहीं है या एग्जाम डेट का हमें मालूम नहीं है तो आपने अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत कम कर दिया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मौका मिला है, अभी और समय है, तो मेहनत को और बढ़ा दीजिए कम करने के बजाय, क्योंकि किस्मत भी बार बार मौका नहीं देती है। अगर आपको मौका मिला है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, सारी ताकत को झोंक दीजिए। चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसी एनर्जी के साथ आज की क्लास भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और आगे यह पहले तय की गई दूरी से दोगुनी दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो पूछा क्या है कि औसत गति बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें दूरी तो दे रखी है, ये देखो पहले उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसने बताया हमें, और उसके बाद जो उसने आगे दूरी तय की है तो पहले की अपेक्षा दुगनी, यानी कि आगे उसने तय की है 60 किलोमीटर की दूरी। देखो उसने कहा है और आगे यह पहले तय की गई दूरी से दोगुनी, यानी अभी 30 है तो आगे 60। तो अलग अलग दूरियां तय की हैं। अगर दोनों चाल से हमने समान दूरी तय की होती तो हम एलसीएम से बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ही केस में दूरियां क्या है, अलग अलग है। यहाँ 30 किलोमीटर चल रहे हैं, आगे चले हैं 60। तो उसने बताया है कि ये दूरी जो हमने तय की थी, ये दूरी जो हमने तय की थी वो की थी 45 मिनट में। तो जब हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है तो इस मिनट को हमें बदल लेना चाहिए घंटे में। तो मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो नीचे आ जाएगा 60। 15 × 45, 15 चौके 60, और ये मिनट ना रह के फिर बन जाएगा एच आवर, यानी कि 3/4 घंटे। और 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में उसने तय की है। तो इसको अगर घंटे में बदलना है तो नीचे 60 आ जाएगा, 60 से भाग कराएंगे, 60 से 60 गया तो यहाँ आ जाएगा 1 घंटे। यानी कि उसके द्वारा हमें बताना है कि औसत चाल उसकी क्या है। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे ये हो गया और 3/4 घंटे ये हो गया, तो एक सही 3/4 घंटे दोनों को मिला दिया मैंने। इतने समय में उसने दूरी तय की है 60 और 30 90 किलोमीटर। 60 और 30 90 किलोमीटर। तो औसत का मतलब होता है औसत का मतलब होता है हर एक घंटे, मतलब हर एक की वैल्यू बतानी है। तो 4 एकम 4 और 3, 4 एकम 4 और 3 हो गया अपना कितना, 7/4 घंटे। तो 7/4 घंटे में 90 किलोमीटर, तो एक की वैल्यू चाहिए है तो भाग कराओगे, यानी कि 90/7/4 आ जाएगा, है ना। तो इसको हल करेंगे, 90 भाग कराना है, भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, 7/4 से 4/7 आ जाएगा। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि जब हम किसी भिन्ने से भाग कराते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है उसको आप डायरेक्ट ऊपर ला सकते हैं, 7 को वहीं रहने दो। तो जो बच्चे गुणा भाग में थोड़ा कमजोर होते हैं, भिन्नों का गुणा भाग नहीं जानते, उन्हें सिखाने का ये तरीका है कि भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, इसलिए भाग की जगह लगा दो गुणा और 7/4 से कर दो 4/7। 9 चौके हो गया अपना, देखो 36, यानी 360, नीचे आ जाएगा 7। 7 पंचे 35, बचा 1 हो गया 10, 7 एकम 7, रखा दशमलव, तो 51 दशमलव कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में है 51 दशमलव, पूरा नहीं करना होता है। देखो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारा आंसर है 51.43। हमने सिर्फ 51 ही निकाला था। चलिए, एक समूह में 5 व्यक्तियों का वेतन क्रमशः 15,000, 25,000, 30,000, 12,000 और 18,000 है। समूह के प्रति व्यक्ति औसत वेतन रुपए में कितना है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप औसत का बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले आए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन का मतलब हमारी सीरीज में था कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन थोड़ी है, ये मैं अपने मन से थोड़ी लाया हूँ। एसएससी जीडी 2025 में आया है और इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत मतलब बहुत बड़ी कहानी भी है। वो कहानी ये है कि इसी क्वेश्चन के कारण मेरा एक बच्चा स्टूडेंट मेरिट से बाहर हुआ है। उसने पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें 65 क्वेश्चन सही किए थे और उसके अलावा उसने इस वाले क्वेश्चन को गलत कर दिया था।
वो बोल रहा था कि मैंने मतलब 2 बार इसे करके देखा जल्दबाजी में, तो मेरा आंसर 18,000 आ रहा था, जबकि इसका आंसर 20,000 है। तो एग्जाम में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। है तो आसान क्वेश्चन, आता है जब उसने 65 क्वेश्चन सही किए, 80 में से 65 क्वेश्चन सही किए हैं, रिटर्न उसने क्लियर किया था, और उसने फिजिकल भी क्लियर किया है और मेडिकल भी क्लियर किया, लेकिन मेरिट में उसका नाम नहीं आया। सोचो आप बात, मतलब कि 130 नंबर कुछ होने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है ओबीसी कैटेगरी से। तो कई बार क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन तो बना ले जाते हैं हम एग्जाम में, लेकिन कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम जल्दबाजी में या यूं कहें कि ये सोच लेते हैं कि ये तो हमसे गलत होगा ही नहीं, तो कई बार हो जाता है। तो आप भी गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने ऐड किया है आपकी क्लास में। ठीक, तो यहाँ 15,000 है, यहाँ 25,000 है, हमें इनका औसत बताना है। तो हम आसान भाषा में ही बोले कि सभी को जोड़ दो और 5 संख्याएं 5 से भाग करा दो। तो 15,000, 25,000 40 और 30 70, और 12 जोड़ोगे तो 82, 82 और 18,000 जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 जो है 5 संख्याओं का योग है। तो 5 संख्याओं का योग 1,00,000 है। 5 लोगों की आय, ये क्या है, वेतन, 5 लोगों की आय 1,00,000 है। हमें चाहिए है औसत, औसत मतलब हर एक, तो हर एक व्यक्ति की आय जो है 5 से आप इसमें भाग करा दो, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 20,000 आंसर। तो उसने किया, लेकिन उसका जोड़ने से आ रहा था वहां पे 90,000, पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा, भाई गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, तो नहीं करना है गलती। मतलब इस क्वेश्चन को मैं वो वाला क्वेश्चन कहूंगा जिसने एक बच्चे की नौकरी खा ली, सिलेक्शन खा लिया, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमें परेशान कर जाते हैं। वहां तो नहीं किए, पता ही नहीं चला कि गलत है या सही, बाद में पता चला, है ना। चलिए, 5,000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जैसे 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो अगर हम 12, 16 और 24 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब 12, 16 और 24 से संख्या कटनी चाहिए, और पूरी नहीं काटना है, बोल रहा है हर केस में क्या बचना चाहिए, 9। तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये वो संख्याएं हैं जो 9 शेषफल भी बचाएंगी, मतलब इसी में एक हमारा आंसर है। और 12, 16 और 24 से विभाजित है। तो विभाजित कब है, विभाजित कब है, जब इनमें से आप 9 निकाल दोगे तब तो विभाजित है। और अगर इसमें से 9 नहीं निकाल रहे तो वो हर बार शेषफल 9 बचाएगी, यानी हमें तो 9 चाहिए है, तो इसी में हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर 9 शेषफल बचाना है तो सभी ऑप्शन में से 9 9 आप निकाल लो, 9 9 आप निकाल दो, और उसके बाद संख्याएं 12, 16 और 24 से विभाजित होनी चाहिए। विभाजित का मतलब समझ रहे हैं ना, 12, 16 और 24 से संख्याएं कटनी चाहिए, लेकिन पूरी नहीं काटना है, मतलब हर केस में क्या बचना चाहिए, 9। तो इसका आंसर क्या होता है, यानी कि पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और प्लस उसमें 9 शामिल कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो यही होता है कि एलसीएम मतलब विभाजित हो गया और उसमें 9 शामिल कर दोगे तो हर केस में 9 बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ जो लिखा है 4 ऑप्शन में, वो एलसीएम प्लस 9 लिखा है, और एलसीएम निकालने की निंजा टेक्निक अपने पास है कि हम कभी भी एलसीएम नहीं निकालेंगे, सिर्फ विभाजिता के नियम से कर देंगे। लेकिन एक लफड़ा ये था कि इसमें शेषफल 9 शामिल है, इसलिए मैंने सभी ऑप्शन से 9 निकाल दिया। ठीक, आप कहेंगे जी सर, तो हमें आंसर बताना है 5,000 और 5500 के बीच में। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये 5500 से आगे हो गया, इसलिए ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। बाकी तो सभी बीच में है सर। तो बस सभी में से आप 9 9 निकाल दो, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे कि ये 12 है, ये 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 4 से भी। तो जो संख्या 12 से कटेगी वो इसके बच्चों यानी इसके गुणनखंड 3 और 4 से भी कटेगी, यानी हमारा आंसर जो भी है वो 3 और 4 से कटना चाहिए। और जैसे यहाँ 2 है तो वो 2 से कटना चाहिए, देखो 24 2 से भी कटता है, 12 भी 2 से कटता है, तो विभाजिता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर 84 में से अपन 9 निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा, देखो 75, 5175 आ जाएगा ना, 5175, 75 में 9 5 जोड़ोगे तभी 84 आएगा। क्या ये 5 2 से कट रहा है, क्यों 2 कहां से आ गया सर, अरे भाई
ये 16 2 से कट रहा है, ये 12 2 से कट रहा है, तो जो 12, 16 और 24 का एलसीएम होगा वो इनसे कटेगा, साथ में इनके गुणनखंडों से भी कटेगा, इनके बच्चों से भी। तो क्या ये 2 से कट रहा है 9 घटाने के बाद? नहीं, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। 81 में से हमने 9 निकाल दिया, तो यहाँ देखो आ गया अपना कितना, 5472। क्या ये देखो लास्ट में 2 है, ये 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, और हमारा आंसर 3 से भी कटना चाहिए, यानी कि 12 है, क्योंकि वहां पे तो 5 4 9 7 2 9, तो ये 9 किससे, 3 से कटता है? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 3 की विभाजिता का नियम है अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 5 4 9, जैसे ही 9 बन जाए छोड़ दो, 7 2 9, 9 3 से कटता है, आप कहेंगे हाँ, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे एक और विकल्प चेक करना है, 48 में से 9 निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 5139। क्या 39? 39 में लास्ट में 9 है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा वही 2 से कटेगी, तो ये तो 2 से नहीं कटेगी, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये विभाजिता के नियम से क्वेश्चन करना है, जितना शेषफल बचाना है उतना आप ऑप्शन से निकाल दो। 9 9 बचाना था, 9 मैंने निकाल दिया, उसके बाद आपको विभाजिता का नियम लगाना है। तो 12 16 और 24 से कटनी चाहिए संख्या, तो इनके गुणनखंडों से भी कटेगी, तो संख्याएं छोटी हो गई। 3 4 2 का नियम है, लगा के देख लो, एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक टीवी चैनल पर विज्ञापन की दर विज्ञापन की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। 20 सेकंड के विज्ञापन की दर 1,25,000 है। तो देखो ये अनुक्रमानुपाती बोल रहा है, अभी कभी कभी व्युत्क्रमानुपाती भी बोलता है। आगे मैंने क्वेश्चन ऐड किए। आज इस टाइप के क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, कभी नहीं फंसोगे, किसी भी एग्जाम में आ जाए। ये अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आज मैं उसे क्लियर करा ही दूंगा। इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है, मतलब स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। चलिए, विज्ञापन की दर जो है अवधि के अनुक्रमानुपाती है, तो 20 सेकंड का 1,25,000 लगता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के लिए उसने खर्चा बता दिया है, कितना है, 1,25,000, ऐसा आपको लिख देना है। तो उसने आपसे पूछा है कि 25 सेकंड के लिए क्या होगा, तो 25 सेकंड के सामने इसकी वैल्यू आपको लिखना है, जो भी यहाँ आएगी, तो हमने कह दिया x होगा, x रुपए का खर्चा होगा। वैसे तो सीधा सीधा कर सकते हैं, 20 सेकंड के लिए इतना, तो 1 सेकंड के लिए कितना, जब अनुक्रमानुपाती का है। लेकिन अभी मैंने व्युत्क्रमानुपाती ऐड किया है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जब भी अनुक्रमानुपाती बोले सीधी वैल्यू आमने सामने लिख देना है बस। तो 20 सेकंड का खर्चा ये है, 25 सेकंड का आपसे पूछा है, तो यहाँ आपको लिख देना है x। 20 सेकंड की वैल्यू 20 सेकंड के सामने लिखना है, बीच में बराबर लगाना है। हमें चाहिए है x का मान, x यहाँ आ जाएगा, मतलब वही रुपये पूछा है, यहाँ ABCD में से जो लिखना हो लिख देना। यहाँ लिख देना 1,25,000, और इसका पक्षांतर उस साइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 25। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो आगे क्या करना है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। ठीक, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 एकम, तो 2 ही 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 का 0, और इनका कराना है गुणा। तो 25 पंचे 125, यहाँ गया 12, 25 दूनी 50 और 12 62, यहाँ 6 25 छक्के 150 और 6 156, 0 का 0, तो आ गया अपना 156,250। कहाँ है भाई, 156,250, ठीक है ना। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो इसको पलट के लिखते बस, और कुछ नहीं। तो वैसे तो अभी यहाँ आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 20 सेकंड का 1,25,000, तो 1 सेकंड का 1,25,000 बटे 20, एक की वैल्यू आ गई, हमें 25 की चाहिए, गुणा 25। लेकिन अगर यहाँ अनुक्रमानुपाती नहीं बोलता, व्युत्क्रमानुपाती बोलता, तो शायद आप नहीं कर पाते। ठीक है ना। चलिए, एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसे 48 मिनट में भर सकता है। तो ये नल और टंकी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें निकालना है इनकी क्षमता। एक पाइप यानी कि पहला पाइप हो गया, दूसरा पाइप हो गया, इनकी क्षमता है 36 मिनट, दूसरे की है 48 मिनट। और लेकिन तीसरा पाइप, एक और तीसरा पाइप है जो इसे क्या कर रहा है, खाली। ये रहा तीसरा पाइप,
और वो इसे 18 मिनट में खाली कर देता है। इन सबसे तेज है ये। पहले चाहिए हमें इनका एलसीएम, तो 36 और 18 का एलसीएम तो 36 हो जाएगा, ये देखो। अब हमें चाहिए 36 और 48 का, तो 48 48 दूनी 96, 48 तिया होता है 144, 4 तिया 12, तिया 24, 120 और 24 को जोड़ोगे 144, और 36 में भी 6 चौको 24, 144 आ सकता है, 3 चौके 12, 120, 6 चौको 24। तो हमारा एलसीएम हो गया 144। यहाँ पे 36 से जाएगा, यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, 6 चौको 24 यानी कि 4 बार में, 30 चौके 120, 6 चौको 24, 120 और 24 को जोड़ोगे 144 आएगा, 8 तिया 24 यानी 3 बार जाएगा, 18 से जाएगा 8 बार, 18 अट्ठे 144। ठीक, अब उसने क्या बोला है, जैसा जैसा बोला है वैसा वो कराना है। उसने कहा है शुरुआत में 2 पाइपों को 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। 2 पाइप मतलब पहला और दूसरा, एक बार में अगर इन दोनों को हम खोलते हैं तो ये तो है कुल क्षमता, मतलब ये तो है कुल इतना पानी भरना है, ये होती है हमारी क्षमता, ये होती है हमारी क्षमता। तो पहला पाइप 4 लीटर पानी देगा, दूसरा 3 देगा, दोनों मिलकर देंगे 7, और 1 मिनट में, मिनट क्यों, अगर यहाँ मिनट बोला है तो यहाँ 1 मिनट की क्षमता होती है, अगर यहाँ घंटे बोले तो यहाँ 1 घंटे की क्षमता होती है। 1 मिनट में 7 यूनिट, तो 16 मिनट में 7 गुणा 16 देगा, तो हो गया 16 सत्ते 112, 112 यूनिट पानी भर चुका है। अब वो बोल रहा है उसके बाद और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, यानी कि अब तीसरा पाइप इसके साथ में शामिल हो गया है। तो ये 4 और 3 7 से तो पानी भर रहे हैं, लेकिन ये 8 से बहा देगा, तो ये 7 से भरेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक खाली हो पाएगा, एक खाली हो पाएगा। बात समझ रहे हैं, उसने 7 लीटर पानी भर दिया, इसने 8 बहा दिया, तो ये बहाने की क्षमता ज्यादा है, 7 आएगा 8 बहाएगा, 7 आएगा 8 बहाएगा, तो जब दोनों साथ में चलेंगे तो 7 की वो पूर्ति कर देगा, तो ये 8 बहा देगा, तो सिर्फ 8 इसने बहाया, उसने 7 फिर दे दिया, तो टंकी से सिर्फ और सिर्फ बहा है 1। तो उसने पूछा कि ये दोनों अगर हम साथ में, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना, अब टंकी कभी नहीं भर पाएगी, तो टंकी भर चुकी थी हमारी 112 लीटर, दोनों को साथ में खोलोगे तो ये 7 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 खाली होगा, 112 यूनिट खाली करना है 1 के हिसाब से, तो 1 से भाग कराओगे आंसर आ जाएगा 112 मिनट। ठीक है ना, वो 7 भर रहा है तो इसने 8 खाली कर दिया, इसने 8 खाली किया, उसने 7 फिर दे दिया, तो टंकी से पानी बहेगा 1 यूनिट, ये टंकी कभी नहीं भर पाएगी, जितनी भरी है वो भी खाली हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो वो खाली हो गई है 112 मिनट में। कंचन ने एक अंगूठी खरीदी और उसे मोहन को 5% के लाभ पर बेच दिया। मोहन ने इसे प्रमोद को 25% की हानि पर बेच दिया। तो लाभ हानि का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में भी देखा है। ये क्रमागत क्रय विक्रय चल रहा है, यानी कि क्रम से पहले इसने, मतलब कंचन ने मोहन को बेच दिया, मोहन ने प्रमोद को बेच दिया, है ना, और इसी लास्ट वाले का उसने हमें भुगतान बताया है। तो 5%, ये 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की वस्तु को उसने 1 के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया है, 21 में। बात समझ रहे हैं ना, 20 की वस्तु, लाभ का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर ये वस्तु का क्रय मूल्य है और 1 रुपए के लाभ पर बेच रहे हो तो आपने 21 में बेचा। फिर क्या किया मोहन ने, अब दूसरा केस आ गया क्रमागत, हैंड टू हैंड, वहां पे क्रय विक्रय चल रहा है, 25% की हानि पर बेच दिया, 25% मतलब 1/4, 4 की वस्तु को 1 की हानि पर बेच दिया है, मतलब 3 में। तो ये क्रमागत तरीके से हुआ है, आपको सीधा सीधा गुणा कराना है, 20 चौके 80, 21 दिया 63, ये हमारा पहला भुगतान था शुरुआत में, और ये था हमारा अंतिम। तो अंतिम भुगतान है 63, लास्ट में वैल्यू बची है 63, और शुरुआत में उसकी वैल्यू थी 80, और ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। तो शुरुआत का मूल्य है 80 और लास्ट का मूल्य है 63, है ना। तो हमें क्या दिया है, यदि प्रमोद ने, तो अंत में किसने खरीदा है, लास्ट में प्रमोद ने, तो प्रमोद ने 3150 का भुगतान किया है, लास्ट में 3150 का भुगतान किया है, किसने, प्रमोद ने। तो हमारे हिसाब से लास्ट में ये लास्ट वाला भुगतान है, अंतिम भुगतान, यहाँ आप लिख सकते हो ये अंतिम भुगतान है,
और ये प्रारंभिक भुगतान है, प्रारंभ का। तो अंतिम भुगतान हमारे हिसाब से 63 हुआ है, मतलब 63 रुपए दिए होंगे किसने, प्रमोद ने। लास्ट में किसने खरीदा है, प्रमोद ने, तो ये लास्ट वाला ही मूल्य होता है। तो कंचन द्वारा खरीदी गई अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है, तो यही क्रय मूल्य है। कंचन ने शुरुआत में इतने में खरीदा था, लास्ट में उसका मूल्य इतना बचा है, तो शुरुआत का मूल्य पूछा है, यानी कि 80। 63 से काटना है, देखो 6 एकम 6 पंचे 30, 3 पांचे 15, 63 से 5 बार में 315, शून्य का शून्य, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, 2 शून्य का 2 शून्य, आंसर हो जाएगा 4000। चलिए देखो एक और क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको उसमें मिला हो टेस्ट सीरीज में, तो हो सकता है आपकी बना ना पाए हो, आज मैं आपको इसे सिखा देता हूँ। तो जब भी समानुपात, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती का, अभी हमने किया था। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपात है, ठीक है ना, समान है। और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स और वाई समानुपाती है। समानुपात है मतलब समान है, आपको सिर्फ सामने लिखना है, याद रखना। एक्स 3 है तो वाई 5 है, तो आपको ऐसे लिख देना है एक्स 3 है, एक्स बराबर वाई है। वो बोल रहा है ना समानुपात है, समानुपात अनुक्रमानुपात एक ही बात है, तो बस आपको बिल्कुल सीधा सीधा जमाना है। यानी अगर एक्स 3 है तो बराबर में वाई हो जाता है, देखो 5, तो y का मान क्या होगा, मतलब दूसरे y का मान पूछा है, इस साइड आपको y का मान लिखना है, इस साइड लिखना है x का। और अगर समानुपात में है तो बिल्कुल आमने सामने लिखना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ध्यान से समझना, चारों क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना। और फिर उसने दोबारा हमें x का मान बताया है, तो दोबारा x का मान जो भी दिया है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। समानुपात में आमने सामने वैल्यू होती है, व्युत्क्रमानुपात में पलट देते हैं, अभी कराऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक। तो हमें y का मान बताना है, y यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 है, गुणा 7.8, नीचे था ना, ऊपर आ जाएगा, और ये 3 चला जाएगा नीचे, 3 से कटता है, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 18, 3 18, एक अंक बाद दशमलव था, लगा दो। तो यहाँ पे गुणा कराना है, 26 पंचे 130 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, लगा दो, दशमलव के बाद शून्य है, कोई काम का नहीं है, आंसर हो जाएगा 13। बात को समझे ना। समानुपात, समानुपात अभी हमने क्वेश्चन किया था जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले, वो भी यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग है। देखो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही करते हैं दोनों को। ये आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन। कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाया है, कल भी कराया था, है ना। आज फिर मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट ही आज सीख जाए। कल भी हमने किया था और आज हम फिर कर रहे हैं। चलो, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि वाई का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, एक्स, यानी 1/x, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है y की जो वैल्यू है वो y के वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती किसकी वैल्यू है, x की। तो हमें दिया है, देखो, यानी कि हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है x1 x2। जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती पूछे या बताए आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अभी आप लिख रहे थे पिछले क्वेश्चन में, आपने क्या लिखा था, x1 के सामने y1, x2 के सामने y2, ऐसे ही लिखा था ना, यही तो लिखा है आपने, 3 5, ये इस तरीके से। अगले क्वेश्चन में देखो, व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो x1 के सामने y2 लिख देना और x2 के सामने y1 लिख देना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब पलटना है, उल्टा करना है। और समझ रहे हैं ना, जैसे 2/3 है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती चाहिए, तो यही तो बोलोगे 3/2, तो बस पलटना है, उसकी वैल्यू x1 की वैल्यू के सामने y2 लिख दो बस। तो वैल्यू आपके सामने है, आपको बस जमाना है। उसने बोला है कि y वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, पहले आपको y वर्ग लिखना है, तो इस साइड पहले y लिख लो, यानी कि y1 वर्ग लगा रहने दो, y2 यह भी वर्ग लगा रहने दो, बराबर करना है। x1 नहीं, गलत हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती बोला है, उल्टा करना है, यहाँ x2 और यहाँ x1। अब बस वैल्यू लेके आते हैं, x 6 है तो y 5 है, देखो जोड़ा बताया है, x 6 है तो y 5 है, तो यहाँ आपको लिखना है y वर्ग की वैल्यू, यानी कि y वर्ग क्या है, y क्या है, y देखो यहाँ पे दिया है पहली कंडीशन में 5, तो ये y1 है जो पहले दिया है, तो 5 का वर्ग आपको लिखना है, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 25। फिर हमें
दिया है y2 भी दिया है, ये दूसरी बार बताया है तो y2 है, 4 का वर्ग यानी कि 16 बराबर में लिखना है x2, ये दूसरी लाइन में दिया है ये x2 है और ये हमारा x1 है, तो यहाँ x2 आप लिख दो जो आपको बताना है और x1 के बदले लिख दो 6। अब बस अब आपको पक्षांतर करना है, यानी कि आप लिखेंगे 25 गुणा 6 कराओगे, 25 गुणा 6 यहाँ पे लिख दो 25 गुणा 6 और नीचे आ जाएगा अपना क्या 16 बराबर में x2 है, ठीक है ना, जो आपको बताना है। 2 से जाएगा अपना ये 8 बार, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, अब नहीं कट रहे हैं यानी कि 25 तिया आ जाएगा देखो 75, नीचे आ जाएगा अपना क्या 8 आ जाएगा। बस अब हमें बताना है जो कि देखो सभी में 9 है, यानी कि हमें पूरा पूरा सॉल्व करना ही है। 8 से जाएगा अपना ये 8 नाम 72, बच गया 3, रखा दशमलव हो गया 30, 8 तिया 24, बच गया 6 हो गया 60, 8 7 56, तो 9.37 कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख गया सर 9.37, ऑप्शन नंबर सी। देखो समझ लो अच्छे से, आपके जीडी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी पूछा था, आरपीएफ एसआई में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था जो मैंने कल आपको कराया था। तो देखो अगर व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है तो उसने बोला ना y के व्युत्क्रमानुपाती, तो पहले y लिख लो। पिछले में क्या बोला था, पिछले में क्या बोला था, x और y समानुपात है, एक साइड x और y, x बराबर y, कुछ नहीं लिखना है, x1 के सामने ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x के सामने y लिखना है बस। दोबारा बताया है इसलिए इसको आप y2 बोलो, इसको x2 बोलो, ठीक है ना, एक साइड x एक साइड y और सीधा सीधा लिखना है जब वो समानुपात बोले। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो इसको आपको पलट देना है, y1 के सामने x2, y2 के सामने x1, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और ये आपके लिए ही है, तो जो बच्चे बना सकते हैं वीडियो को रोक के अभी बनाएं और जो पिछले में नहीं समझ पाए थे इसमें समझ लेंगे, ठीक है। तो फिर से बोला है y वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो y वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया और ये x2 हो गया, तो y वर्ग, तो पहले y वर्ग लिख लो, यानी कि y वर्ग और y वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो इसको आपको यहाँ 1/x करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना तो जरूरी है। आप वहां पे लिखेंगे, पहले उसने y वर्ग का बोला है तो y वर्ग, y1 वर्ग, y2 का वर्ग, ऐसा लिख लो बराबर। व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो उल्टा करना है, y1 के सामने x2 लिख देना और y2 के सामने x1 लिख देना, बस हो गया। अब इस पे आपको वैल्यू रखना है, जैसे कि y कितना दिया है 11, 11 का वर्ग होता है देखो 121, y2 दिया है, फिर से y दिया है, हाँ सर दिया है लेकिन 2.2, तो भाई 2.2 का मतलब क्या है, 2.2 का मतलब क्या है, अरे गुणा नहीं कराना है तो भाई ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट, यहाँ लिखो आप 11 गुणा 11 लिख सकते हैं, नीचे लिख दो 22 गुणा 22, है ना, 22 गुणा 22, सर 22 नहीं था 2.2 था, लो भाई लगा दिया हमने दशमलव, बराबर x2 कितना है, x2 कितना है मालूम नहीं, यही तो बताना है, ये x1 है, पहले बताया है तो x1 है, यहाँ आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा देखो 78। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू बताएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 11 नीचे का दशमलव हटाना है तो हटा दो, 11 यहाँ से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक ऐसा यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलो नीचे देखो 22 22 आ गया, 22 22 आ गया, बराबर अभी कहाँ बराबर, यानी कि ये जो आप 78 देख रहे हैं इस साइड लाओगे तो देखो ऊपर आ जाएगा, ये आ गई अपनी x2 की वैल्यू। अब बस काटा पीटी है, जिसे आती है वो कर सकता है, यानी कि 11 एकम 11, शून्य की शून्य, 11 दूनी 22, 2 से जाएगा देखो 5 बार, यानी हम कह सकते हैं 22 एकम 22 पंचे 110, पचम 25, 25 गुणा 78 कराना है बस और कुछ नहीं, 25 गुणा 78, तो 25 अट्ठे 200, यहाँ आ गया 20 और 25 सत्ते 175 और 20 हो गया 195, आंसर हो गया 1950। कहाँ है भाई 1950, ऑप्शन नंबर ए। समझ लो अच्छे से, बहुत काम की चीज है, आएगा आपके एग्जाम में और आप ही के एग्जाम से लेके आया हूँ, देखो यार आ चुका है पहले। चलो 350 मीटर और 330 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा।
और ये समय बताना है आपको मिनट में। तो सबसे पहली बात, जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं तो चालें घट जाएंगी, समान दिशा में चालें घटती। तो 150 में से 90 गया, चाल बची अपनी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी बात आप जानते हैं, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करेगी लेकिन 60 की रफ्तार से। ठीक, इसको हमें बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेन को हमें मीटर में दौड़ाना है। कैसे? जब ट्रेन को पार करती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी और दूसरी लंबाई को भी पार करेगी। तो 370 और 330 दोनों के बराबर चलना है, दोनों को जोड़ना होगा। हो गया अपना कितना, 700 मीटर हमें कवर करना है। लेकिन अभी हमारी ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, इसको बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करा के। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो ऊपर 5 रखते हैं, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। 6×3 = 18, 6×7, 10 पंचे हो गया, देखो अपना 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हमें 700 मीटर जाना है। किस चाल से जाना है? 50/3 से। 700 जाना है 50/3 से, भाग कराना है, समय निकल के आ जाएगा। तो 700 भाग बनता नहीं, बनता है गुणा। यहाँ हो जाएगा 50/3 से 3/50। भिन्नों का भाग ऐसे ही होता है, 0 से 0 जाएगा, 5 से जाएगा 14 बार, 14×3 = 42। यानी कि 42 सेकंड हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें बात बतानी है मिनट में। तो 42 सेकंड को अगर मिनट बनाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड को मिनट बनाना है तो 60 से भाग कराते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ जाएगा, देखो 6 से जाएगा अपना ये, 6 से जाएगा, 6×7 = 42 और नीचे 6 से काटोगे 6×7, 10 से भाग करोगे 0.7 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 127 वर्ग सेंटीमीटर, 32 वर्ग सेंटीमीटर, 254 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या है? तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास को देखा होगा उनका आंसर आना चाहिए। तो आप ये मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है, ये आपका होमवर्क है। मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। पिछले बार भी मतलब एसआई का ही क्वेश्चन था वो भी, तो कल मैंने सिखाया है। तो जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, और अगर उन्होंने वो क्लास ज्वाइन की थी और अच्छे से समझा था तो 101% उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क हुआ। चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक और मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन ऐड किया है जो हमने जस्ट अभी पहले किया था। इसमें बोला है ए बी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है तब तो कोई हेडेक है ही नहीं, ए और बी समान है बोल रहा है, ए बराबर बी लिखना है। जो पहले दिया है वो 1 है, A1 है, ये B1 है। यानी आप लिख सकते हो ए बराबर, मतलब ए जैसे कितना दिया है 210, यानी आप सीधा लिख दो यहाँ पे A1 बराबर A2 बराबर है B1 और B2 के। बात समझे कि नहीं? अगर सर व्युत्क्रमानुपाती बोलता ये तो अपन सीधा लिखते A1 A2 A2 A1, ऐसा याद रख लो। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा कर देते, यहाँ A की जगह मतलब B होता। ठीक है ना? यहाँ B लिखते। ठीक, मतलब अपन लिखते ऐसा, अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता A1 A2 बराबर B2 और B1, ऐसा लिखते। कब? जब व्युत्क्रमानुपाती बोलता। तो अब चाहे फिर उसका वो वर्ग करने को बोले, घन करने को बोले, या सीधा सीधा बोले, गुणा करने को बोले, जो भी बोले वो करा दो। फिलहाल अभी हमें इसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ लिखेंगे अपन 200, सामने लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 210। दूसरा ए कितना है? दूसरा ए हमें नहीं मालूम, A2 हमें इस बार बताना है, कोई बात नहीं बता देंगे। B1 हमें दिया है कितना है 51, और क्या है, B1 हो गया। B2 कितना है? B2 हो गया अपना 136। ठीक है ना? अब हमें A2 बताना है, इसको साइड जाने दो, यहाँ आ जाएगा 210 गुणा 136 नीचे है, साइड आएगा ऊपर आ जाएगा, और 51 आ जाएगा नीचे। चाहे आप इस साइड A लिख लो, चाहे आप इस साइड B लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का विशेष ध्यान रखना है। अब बस आपको यहाँ A2 नीचे था, पक्षांतर किया, उस साइड गया,
ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब हम वैल्यू बताएंगे। 17×3 = 51, 17×8 हो गया अपना 136, सॉरी 17×3 = 51, 17×8 = 136। अब 3 से जाएगा अपना ये कितने बार, 3×7 = 21, 0 का 0, 7×8 = 56, 0 का 0। आंसर हो गया 560। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, वहीं से कॉपी पेस्ट होके सीधा आएगा आपके एसएससी जीडी में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आज मैंने आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो भी बनता है उसे क्लियर कराने का पूरा प्रयास किया है। देखो हमने बहुत क्वेश्चन ऐड किए, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती वाला क्वेश्चन भी था और यहाँ समान अनुक्रमानुपाती या समानुपात वाला क्वेश्चन, हमने सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। तो सारे क्वेश्चन को आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है और एक दो बार उसका रिवीजन कर लेना है। तो बढ़िया इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं उन्हें मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम के लेवल के हैं। तो चलिए बढ़िया से मेहनत करिए और अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए डेली आपको क्लास को ज्वाइन करना है, किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।